नमस्कार बच्चों। अब हमें लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है उनमें कोरोना के साथ रहना है और सुरक्षित रहना है। इन बातों का रखिएगा ध्यान। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। फिर कह रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। हाथ धोएं 30 सेकंड अवश्य, तथा गर्म पानी, तुलसी के रस या आयुष काढ़े का प्रयोग करें। एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अपने मोबाइल में अवश्य कर लें। इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं आएगा आपके कोरोना पास। ठीक है। मैं राजकुमार जैन ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल किसे कहते हैं बताएंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल पर। इलेक्ट्रोड, जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण या किसी लवण में डुबोते हैं तो जो निकाय प्राप्त होता है अर्ध सेल कहलाता है। अर्ध सेल कहलाता है। जैसे जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डुबोने पर इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है। तो देखिए, ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम पहले जिंक सल्फेट भरते हैं। जिंक सल्फेट, और इसमें हमने एक छड़ डाल दी जो जिंक की ही बनी है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा कैथोड होगा कि एनोड होगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह इलेक्ट्रोड किस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। यदि ये किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जुड़ा है जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी या ECS, जिसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी या ECS में जिंक से ऊपर है, अर्थात उसका जो मानक अपचयन विभव है वो जिंक से कम है, तो ऐसी स्थिति पे जिंक पर हम बनाएंगे कैथोड और उस धातु की छड़ पर बनाएंगे हम एनोड। अर्थात जिनके अपचयन विभव जिंक से अधिक होंगी, अगर ये उससे जुड़ेगा तो जिंक बनेगा कैथोड। और अगर जिंक ऐसे इलेक्ट्रोड से जुड़ता है जिसका अपचयन विभव जिंक से कम है तो जिंक बनेगा एनोड। अर्थात हमें बात समझ में आती है कि जब किसी धातु की छड़ को हम उसी धातु के लवण के विलयन में, जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में डुबो रहे हैं, तो जो हमें निकाय मिला उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोड हमारा जिंक सल्फेट विलयन में डुबोने पे बन सकता है। कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोने पर भी बनेगा। कॉपर को कॉपर सल्फेट में, माने ये कॉपर सल्फेट और ये हमने इसमें कॉपर की छड़ डुबो दी, कॉपर की छड़। तो ये भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को ही हम अर्ध सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे अर्ध सेल? क्योंकि इलेक्ट्रोड पर
या तो ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण या अपचयन आदि क्रिया होती है, क्योंकि दोनों को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है, हमने आपको बताया था। तो चूंकि इन्हें मिलाने पर क्या बनेगा, एक पूरी सेल बनेगी। लेकिन अभी हम बात करें इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल की, तो उसमें या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन। तो हमें पहले ध्यान आना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं या किसी अन्य लवण में भी हम उसे डुबो सकते हैं। तो वो हमारा जो सिस्टम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला इलेक्ट्रोड हमारा कहलाता है कैथोड और दूसरा कहलाता है एनोड। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कैथोड है और कौन एनोड? तो कैथोड और एनोड, इनकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कैथोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड माना जाता है जिस पर अपचयन क्रिया होती है। अपचयन बोले तो रिडक्शन क्रिया होती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम उसे कैथोड कहते हैं जिसपे ऋणावेश होता है। ऐसा लेकिन सब जगह सही नहीं होता है। लेकिन ऑलवेज जहां रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। तो हमें क्या याद रखना है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन क्रिया हो रही है उसे हम कैथोड कहते हैं। अपचयन क्रिया का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना कि ग्रहण करना। याद है आपको, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना होता है। जैसे कॉपर पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें और ये कॉपर, तो ये हो गई अपचयन क्रिया। साधारणतः अधिकांश जगह कैथोड ऋणावेशित ही होता है, परंतु कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां ये धनावेशित होता है। अतः हम कैथोड की पहचान केवल आवेश से नहीं कर सकते कि उसपे कैसा चार्ज है। कैथोड सामान्यतः ऋणावेशित होता है, अर्थात नेगेटिव चार्ज वाला होता है। लेकिन मुख्य कैथोड की डेफिनेशन होती है जिस पर अपचयन क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। एनोड जिस इलेक्ट्रोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, जिस पर ऑक्सीकरण बोले अंग्रेजी में बोलेंगे ऑक्सीडेशन क्रिया होती है। याद रखना है हमें इसके चार्ज से याद नहीं रखना, हमें याद रखना है जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे हम एनोड कहते हैं। फिर एक बार आप इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया हो रही है तो वो कैथोड है और यदि ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो एनोड है। जैसे एनोड में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो जिंक आयन में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग पर। ठीक है, तो इसलिए ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि एनोड जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, पर यह बात हर जगह सही नहीं होती। ये कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज वाला भी होता है। तो गाइस ध्यान रखना है, अर्ध सेल वो निकाय है जिसमें धातु की छड़ एक विलयन में डूबी रहती है। वो उस पदार्थ का लवण का विलयन होता है या कोई और लवण भी हो सकता है। ऐसे निकाय को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि इस पर हमारी या तो अपचयन क्रिया होगी या होगी ऑक्सीकरण, एक क्रिया होगी, इसलिए इसे हम अर्ध सेल कहते हैं। और ये 2 प्रकार की है, एक कैथोड और एक एनोड। जब अपचयन क्रिया हो तो उसे कैथोड कहते हैं और जब ऑक्सीकरण क्रिया हो उसे हम एनोड कहते हैं। राइट, हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, करेंगे कि सेल क्या होता है। हाफ सेल अर्थात अर्ध सेल हम आपको बता चुके हैं। जब एक ऐसा निकाय जिसमें केवल ऑक्सीकरण या अपचयन एक क्रिया हो उसे हम इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। उसमें एक धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। यदि इन दोनों अर्ध सेल को हम मिला दें, 2 अर्ध सेल जब मिलाई जाती है तो बनने वाले निकाय को सेल कहते हैं, क्योंकि हाफ
प्लस हाफ बराबर 1। तो जब एक अर्ध सेल को दूसरी अर्ध सेल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? सेल। लेकिन इन दोनों को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम ऐसे बताएंगे कि जब एक ही पात्र में या एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं या दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं और वे किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दो कंडीशन हो गई, एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहे, एक दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहे परंतु उन्हें हम लवण सेतु द्वारा एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको बाद में क्लियर होंगे, जैसे लवण सेतु। जब हम इसमें विद्युत दूसरी सेल विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो अब हम लवण सेतु को क्लियर करेंगे। आज हम सेल के बारे में बता रहे हैं आपको, वह युक्ति जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं या दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं परंतु एक दूसरे से लवण सेतु से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं, जैसे ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें एक विद्युत अपघटय है और यहां हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए और इन्हें हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा, चूंकि एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड डुबोए हैं तो ये हमारा एक सेल हो गया। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, दो सेल अलग अलग विलयन में डुबोए हैं, ठीक है, यहाँ एक छड़ और यहाँ एक छड़, और दोनों को हम गैल्वेनोमीटर पे यहाँ जोड़ेंगे जिससे धारा बहेगी और यहाँ लवण सेतु लगाएंगे, इसे हम कहते हैं लवण सेतु। तो ऐसा जो विलयन होगा वो हमारा क्या होगा, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे सेल ऐसी, जिसे विद्युत रासायनिक सेल कहेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। और इस वाली सेल का नाम होगा विद्युत अपघटनी सेल। आज हम विद्युत अपघटनी सेल के बारे में ही बात करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर, पात्र, मान लीजिए इसमें सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटय है। सोडियम क्लोराइड, और इसमें हमने प्लैटिनम के दो इलेक्ट्रोड डुबोए हैं। प्लैटिनम धातु की दो छड़, आप देख रहे हैं एक ही विलयन में दो छड़ डुबोई गई। ये एक इलेक्ट्रिक सोर्स है, बैटरी कह सकते हैं। इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज, ये हमारा बैटरी। तो इसमें हम या विद्युत धारा से जोड़ सकते हैं। इसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो जो विद्युत अपघटनी सेल होती है, विद्युत अपघटनी सेल माने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये वे सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं और इस सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पहली बात, वह सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। दूसरी बात, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तीसरी बात, जो धनावेशित हिस्सा होता है वो होता है इसमें एनोड, माने एनोड धन ध्रुव होता है, उस पर धनावेश होता है, और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। और एनोड चूंकि इस पे ऑक्सीकरण होगा तो यहां से जो धनायन बनेंगे वो इधर को मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से जो मुक्त होंगे वो एनोड की ओर मूव करेंगे। इस तरीके से ये हमारा एक विद्युत अपघटनी सेल होता है
जैसे हमने इसमें NaCl लिया है तो इसमें जो सेल अभिक्रियाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी। NaCl का विद्युत अपघटन हो जाएगा, विद्युत की प्रेजेंस में अपघटन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इसमें कैथोड पर क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैथोड की ओर जाएगा और वहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन क्रिया हो जाएगी, सोडियम अवक्षेपित हो जाएगा, अपचयन हो गया। हमने आपको याद हो आपको बताया था कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। और एनोड पर ये जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव ये हमारा चेंज हो जाएगा क्लोरीन में और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा। ये हो गया ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार कैथोड पर अपचयन हो जाता है और एनोड पर ऑक्सीकरण। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं विद्युत अपघटनी सेल में तो कैथोड पर हमें सोडियम मिलता है और एनोड पर हमें क्लोरीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये विद्युत अपघटनी सेल होती है। हमें याद रखना पड़ेगा कि वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और जिसमें एनोड पर धनावेश होता है, कैथोड पर ऋणावेश होता है तथा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही विलयन में डूबे रहते हैं उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहां में जो एग्जांपल दिया आपको वो गलित NaCl का दिया। यदि इसी में हम गलित NaCl की जगह NaCl का स्थान विलयन मतलब ब्राइन, यदि हम ब्राइन लेते हैं तो देखेंगे रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगी। NaCl विद्युत अपघटन बिल्कुल पहले जैसे ही रहेगा, सोडियम आयन प्लस Cl आयन। और इसके बाद हम देखते हैं जो इसमें विलयन होने के कारण जो जल होता है वो कैथोड पर पहले अपचयित होता है। तो रिएक्शन हो जाएगी पहले 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी यहाँ पे और 2OH यहाँ पर आयन उसमें विलयन में पाया जाए हाइड्रोक्साइड आयन। इसे हम रिडक्शन या अपचयन कहेंगे। और यहां पर ही जब सोडियम आयन कैथोड पर पहुंचता है तो वो इलेक्ट्रॉन ना लेके OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा और NaOH बना देगा। इसीलिए गलित सोडियम क्लोराइड का जब हम सांद्र विलयन बनाकर उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें NaOH मिलता है। एनोड पर सेम रिएक्शन रहती है, Cl नेगेटिव 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। आपको बताया था सेल दो प्रकार की होती हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल, दूसरी विद्युत रासायनिक सेल। ये जो विद्युत रासायनिक सेल होती है यह वह सेल है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं और किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हों और किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हों तो उस निकाय को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इस सेल में जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है और जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है। जबकि जो पहली वाली सेल थी उसमें कैथोड ऋणावेशित था और एनोड धनावेशित। और इस सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हम इसकी परिभाषा देंगे, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है तथा दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं और किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इस सेल में कैथोड कैसा होता है, धनावेशित, और एनोड ऋणावेशित होता है। लेकिन क्रियाएं कैथोड पर अपचयनी होगी और एनोड पर कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक गैल्वेनी सेल का।
इसमें जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया है। जिंक सल्फेट और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है। ये जिंक की छड़, ये कॉपर की छड़, कॉपर सल्फेट और कॉपर की छड़, और ये जिंक की छड़। और यहां एक हम लगाएंगे लवण सेतु। इस लवण सेतु, ये यू आकार की नली होती है और यहां अगर एक पदार्थ होता है, ये एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है, अगर वो हम यहां लगा देते हैं और इसमें बना रहता है अक्रिय विलायक जैसे KCl, KHSO4 आदि, माने पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये विलायक इसके अंदर भरे रहते हैं। इससे लवण सेतु लगाने से जो दोनों तरफ आयनों की सांद्रता है वो समान बनी रहती है। और इसे हम जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। तो जिंक, ये हो जाएगा हमारा एनोड। एनोड जिंक क्यों होगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक होता है उसका जो मानक अपचन विभव है वो कैसा होता है? कम होता है, और कॉपर का ज्यादा। तो जिसका मानक अपचन विभव कम होता है उस पर एनोड क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर क्रिया होगी Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्रिया होगी कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। तो ये चेन क्रिया हो गई, कैथोड है, और ये हो गई ऑक्सीकरण, क्योंकि ये एनोड है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो सेल क्रिया होगी Zn प्लस Cu पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारी सेल अभिक्रिया हो गई। यहां चूंकि जिंक आयन से इलेक्ट्रॉन यहां पर त्यागे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ऐसे, और यहां जो धारा है वो इसके विपरीत बहेगी, क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो जो विद्युत रासायनिक सेल होती हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे रहते हैं और एक दूसरे से लवण सेतु, इसे बोलते हैं हम लवण सेतु से जुड़े रहते हैं। और यह गैल्वेनोमीटर, जिसे हम विभव मापी कहते हैं, ये इसमें हम धारा का मापन भी करते हैं। तो जो इसमें विभव आएगा, इलेक्ट्रोड विभव, वो इसमें हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा जिंक सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉलिड, या दो लाइनें ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करेंगी, और फिर कॉपर सल्फेट, एक्वस और कॉपर सॉलिड। तो इधर हो गया हमारा एनोड और इधर हो गया कैथोड। तो इसे हम शो करेंगे यहां ऐसे पॉजिटिव चार्ज करके और इधर नेगेटिव चार्ज करके। तो जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इधर पॉजिटिव करेंगे, और एनोड पर हमारा नेगेटिव होता है तो इधर हम नेगेटिव करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम केवल सेल देखकर ही इस एक सिंगल लाइन से हम ये बता सकते हैं कि ये सेल किस प्रकार बना होगा। इसमें लवण सेतु होगा, एक पात्र में जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की छड़ डूबी है, एक पार्ट में कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर डूबी है। तो ये एक विद्युत रासायनिक सेल होती है। अगर हम कंपेयर करें विद्युत अपघटनी सेल से, तो विद्युत अपघटनी सेल में एक ही विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, और विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड अलग अलग डूबे रहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल माने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल को
दो साइंटिस्ट, एक है वोल्टा और एक है गैल्वनी, दो साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करें तो ल्यूगी गैल्वनी और अलेसेंड्रो वोल्टा, ये दोनों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगह पर एक ही समय लगभग एक सेल का आविष्कार किया, जिसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये प्राचीन काल से प्रयोग करते हुए हम आ रहे हैं। जो टॉर्च होती है उसकी जो सेल है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। जो हमारी बैटरी है उनमें जो सेल प्रयोग की जाती है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों इलेक्ट्रोड को अलग अलग विलयन में हम डुबोते हैं और एक तार द्वारा से जोड़ देते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। इस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस सेल में आपको ध्यान हो तो हमने एक ऐसा चित्र आपको बना के दिखाया था कि जैसे एक कंपार्टमेंट इधर है, ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड इधर लगा है और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा है। इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे हमने जिंक सल्फेट लिया और इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया, तो दोस्तों दो अलग अलग विलयन है, कॉपर सल्फेट का और एक जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट में हमने जिंक की छड़ डुबोई और कॉपर सल्फेट में कॉपर की। इसको हमने दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? एक गैल्वेनोमीटर से। और यहां हमने एक लगाया लवण सेतु माने सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसमें हमने कॉटन से इसे यहां इसको बंद कर रखा है और इसमें एक पदार्थ हम डालते हैं अगर और इसके अंदर कुछ निर्जल सॉल्वेंट जैसे KCl, इनर्ट सॉल्वेंट जैसे KCl, KHSO4, ये हम इसके अंदर भर देते हैं। इस लवण सेतु का काम क्या होता है सबसे पहले हमें जानना चाहिए। पहला इसका जो काम है वो ये काम है कि ये इस विद्युत परिपथ के प्रवाह को पूर्ण करता है, एक परिपथ कंप्लीट करता है। पहला लवण सेतु का महत्व है कि वह परिपथ के विद्युत प्रवाह को पूर्ण करता है। दूसरा कि वह दोनों विलयनों में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? विद्युत उदासीनता। तो लवण सेतु के दो काम हैं, एक तो विद्युत उदासीनता बनाए रखता है और एक विद्युत प्रवाह को वह हमारे सर्किट को पूरा करता है। अब यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप आता है तो उसका मतलब यह है कि सेल में कार्य प्रारंभ हो गया है। अब अगर सेल हम देखते हैं कि जो विक्षेप है वो इस साइड में जा रहा है, माने अगर हम बात करें तो दाईं साइड की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां से जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं और जो विद्युत धारा है, करंट है, वो इसके विपरीत बहती है। वह किधर? कॉपर से जिंक की तरफ जा रही है। तो हमें याद रखना होगा हमेशा कि जिधर से जिस दिशा से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस दिशा के विपरीत ऑपोजिट में हमारा करंट फ्लो करता है। तो इधर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हमारी जो करंट होगी वो उल्टी फ्लो करेगी, माने कॉपर से जिंक की तरफ। तो दो बातें क्लियर हो गई आपको कि कैसे हमारा जो सेल है वो काम करता है। दूसरा हमारे लवण सेतु का क्या कार्य होता है। अब इस सेल की एक और विशेषता है कि जब भी हम इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब भी हम इस सेल को लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? बहुत एक सिंगल लाइन हम इसके बारे में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं M, एक सॉलिड मेटल M++, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन C1 है और ये इसी जो मेटल का है एक सॉल्ट होता है। और यहां दो लाइनें दिखाते हैं, इस दो लाइनों का मतलब होता है, याद रखेंगे, सॉल्ट ब्रिज माने लवण सेतु। और फिर हम इधर दिखाएंगे अगेन M++ एक्वस और इसकी कंसंट्रेशन C2 और ये M। यहां जो M ये धातु है ये दूसरा धातु होगा, इसके लिए हम इस पर डैश लगा देते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी हम इस प्रकार से सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो हमारा एनोड होता है,
एनोड पर इस सेल में आपको ध्यान हो, इस सेल में एनोड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और इधर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड हम इधर रखते हैं और कैथोड हम इधर साइड में रखते हैं। तो फिर ध्यान रखेंगे जो हमने सेल बताई थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जिंक इधर आएगा, क्योंकि जिंक एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन क्रिया हो रही है। उसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी वो हम शो कर सकते हैं अगर हमें दी गई है तो। ये लवण सेतु बताता है और यहां कॉपर आयन एक्वस सॉल्यूशन, उसका अगर कंसंट्रेशन है तो वो लिखेंगे कॉपर सॉल्वेंट, इस प्रकार से। तो इधर हम हमेशा एनोड शो करेंगे और इधर हम कैथोड शो करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वह काम करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अंग्रेजी में कहते हैं इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हिंदी में हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्ध सेल कहते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। इसी इलेक्ट्रोड में वो जो धातु है, वो जो धातु की छड़ है और विलयन में जो आयन है, धातु की छड़ और विलयन के आयनों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसी धातु की छड़ और उसके विलयन के आयनों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, अगर किसी धातु की छड़ में, जैसे ये जिंक की छड़ है और यहां हमने इसे जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है, ये एक इलेक्ट्रोड है। अगर इस धातु में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जैसे मानते हैं जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है कॉपर की अपेक्षा, तो जिंक में क्योंकि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। ऑक्सीकरण प्रवृत्ति अधिक है, ऑक्सीकरण प्रवृत्ति इसकी अधिक है, तो विलयन में जो आयन है वो धनावेशित होंगे, तो जो धातु है उस पे एक नेट ऋणावेश आ जाएगा विलयन के सापेक्ष। माने यहां नेगेटिव 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 चार्ज आ जाएगा और यहां धनायन विलयन में घूम रहे हैं तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो दोस्तों जिंक आयन, विलयन में जिंक आयन आएंगे और उसकी धातु की छड़ पर इस विलयन के सापेक्ष कैसा आवेश आ जाता है? नेट ऋणावेश। तो दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इन दोनों के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर हम बात करें एक ऐसे इलेक्ट्रोड की जिसकी अपचयन की प्रकृति ज्यादा है, जैसे मान लेते हैं हम कि एक कॉपर की छड़ है, कॉपर, ये थी जिंक की छड़। इसमें कॉपर में अपचयन की प्रकृति ज्यादा होती है अपेक्षाकृत जिंक, अपचयन की प्रवृत्ति ज्यादा है। माने कॉपर आयन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये विलयन है, इस विलयन पर ऋणावेश होगा क्योंकि इस विलयन से ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, और छड़ पर धनावेश होगा। कैसा आवेश आएगा? धनावेश। तो यहां भी हम देखते हैं कि विलयन के नेट ऋणावेश के सापेक्ष धातु की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इससे भी दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं। ये किस पर हमारा निर्भर करता है? तीन कारक हैं। एक तो धातु माने मेटल, धातु और उस विलयन में उपस्थित धातु आयन, धातु आयन की प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी है इस पर निर्भर करेगा। दूसरा, उस विलयन में आयनों की सांद्रता कम है कि ज्यादा,
अगर आयनों की सांद्रता भी हमारे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। कम होता है तो इलेक्ट्रोड विभव अलग होता है और अधिक होती तो इलेक्ट्रोड विभव अलग होता है। तो आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा और तीसरा वह निर्भर करेगा उस निकाय के ताप पर। वो जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है उसका टेम्परेचर क्या है। तो किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव उस धातु और धातु आयन की प्रकृति, आयनों की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। जैसे कि हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव में बताया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उस धातु की छड़ के विलयन और आयनों के धातु की छड़ और विलयन में जो बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और यही इलेक्ट्रोड विभव यदि हम कुछ मानक अवस्थाओं में लें, स्टैंडर्ड अवस्थाओं में लें, जैसे हम टेम्परेचर रखें 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, माने 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो हमने लवण का विलयन लिया है उसकी सांद्रता रखें हम 1 मोलर सांद्रता। तो जब हम 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन पर किसी धातु की छड़ को डुबो देते हैं तो उसमें जो धातु की छड़ और लवण के आयनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मानक कंडीशंस हैं वो है 298 केल्विन और 1 मोल का सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सांद्रता वाला कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो, 298 केल्विन का टेम्परेचर हो। ऐसी स्थिति में जब किसी मेटल की रोड को हम किसी धातु के विलयन में डुबो देते हैं, जब धातु के विलयन में डुबो देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस विलयन और उस मेटल रोड के बीच में उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह का होता है। एक होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यदि हम बात करें एक ही धातु की तो एक धातु के लिए ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मान समान होते हैं। जैसे कॉपर का मानक अपचयन विभव यदि प्लस 0.34 वोल्ट है तो इसका ऑक्सीकरण विभव माइनस 0.34 वोल्ट होगा। तो इसमें कितना अंतर है? केवल उसके साइन का अंतर आता है। तो हमें ध्यान रखना है जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होते हैं वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर ही होते हैं, बस उनकी प्रकृति चिन्ह में परिवर्तित रहती है। इस प्रकार से जब किसी धातु पर होने वाले ऑक्सीकरण की माप हम करते हैं तो उसे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जब किसी धातु पर अपचयन होता है उसकी माप की जाती है तो उसे हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम E0 या E0 से प्रदर्शित करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का रहता है। तो ये बहुत छोटी सी आपको आज हमने एक डेफिनेशन बताई कि 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ और उसके विलयन के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की हम गणना कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं, अर्थात किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी हम गणना करते हैं, कैसे हम उसका मान प्राप्त करते हैं। इसके लिए
गाइस हमें एक इलेक्ट्रोड और चाहिए होता है जिसका हमें पहले से ही इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात हो, क्योंकि आप ध्यान रखें किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोड चाहिएगा जिसका हमें पहले से ही इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम मानक इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड या निर्देश इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जिनका, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे आप देख रहे हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, और इसका जो वैल्यू है हम ऐसा मानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब हम इसे किसी भी, जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उस इलेक्ट्रोड से हम इस इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं। यदि वो जो हमारा धातु है उस पर अपचयन क्रिया होती है तो फिर इस पर रिडक्शन, अर्थात अगर उस पर अपचयन क्रिया होती है तो इस पर ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण क्रिया होगी। जैसे कि आपको दिखाया गया है हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन का भी वर्क करता है और ये रिडक्शन का भी वर्क करता है। ये कारण क्या है? ये कारण डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ जोड़ा गया है, अर्थात हमें किस धातु का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है। यदि हमें ऐसी धातु का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है जिसका मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है तो उस पर तो होगा ऑक्सीकरण और इस पर हो जाएगा रिडक्शन, और जिसका कम होता है उस पर हो जाएगा रिडक्शन और इस पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो हमें ध्यान रखनी है ये बात। ये कैसे हम तैयार करते हैं? एक मोलर HCl, एक हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर हमने HCl, एक HCl का सॉल्यूशन है जिसकी जो मोलरिटी है वो 1m है, माने उसमें जो हाइड्रोजन आयन घुला है वो 1 मोलर है, 1 मोल पर लीटर। 1 मोल HCl का हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में हम एक प्लैटिनम का तार लेकर उस तार को एक प्लैटिनम की पत्ती के साथ मिलाते हैं जिसपे प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है, उसे हम इसमें डुबो देते हैं और इसे हम एक नली में फिट कर देते हैं। इस नली में हम हाइड्रोजन गैस, हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ लेते हैं कि जब हम प्लैटिनम की धातु की पत्ती को या प्लैटिनम की धातु की छड़ को हम 1 मोलर HCl वाले विलयन में डुबो देते हैं तो जो इलेक्ट्रोड बना उस इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी स्पेशल कंडीशन होती है 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माने एक वायुमंडल दाब होना चाहिए और 298 केल्विन का ताप होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये एक इलेक्ट्रोड तैयार होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा ऑक्सीडेशन की तरह भी वर्क करेगा, रिडक्शन की, माने कैथोड का भी काम कर सकता है और एनोड का भी काम कर सकता है। डिपेंड करेगा हम इसे किस धातु के साथ जोड़ रहे हैं। यदि हम इसे जिंक धातु के साथ जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कैथोड का काम करेगा और जिंक एनोड का काम करेगी। यदि हम इसे कॉपर के साथ जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कॉपर पर होगा रिडक्शन, मतलब कॉपर हमारा कैथोड का काम करेगा और ये करेगा हमारा ऑक्सीडेशन एनोड का काम। तो ये डिपेंड करेगा कि किसके साथ जोड़ा जा रहा है। इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लैटिनम H2। प्लैटिनम का मतलब होता है कि प्लैटिनम धातु की छड़ है, हाइड्रोजन गैस उसमें हम पास करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको, एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर H धनायन का सॉल्यूशन 1m है। कितना है? 1m। कितना है? 1m। तो ये हमारा एक पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरा तैयार हो जाता है। अब ये हमारा तैयार है, इसकी सहायता से हम किसी भी जिस धातु का हम चाहे उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका जो वैल्यू होती है हम 0 मानते हैं। जब हम किसी धातु की छड़ के साथ इसे जोड़ते हैं तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव होता है कि कोई सेल अभिक्रिया हो रही है या नहीं, अर्थात वो होगी या नहीं, ये हम कैसे पता चलाएं। जैसे कि हमें ये जानकारी है कि एक अभिक्रिया है जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस
कॉपर। अब ये अभिक्रिया हमारी होगी या नहीं हम कैसे पता करेंगे? एक आसान सा तरीका ये है कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देख लेते हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान नीचे है। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है वह आसानी से नीचे वाली धातु को उसके विस्थापित कर देती है, अर्थात यह अभिक्रिया संभव हो जाएगी। दूसरी तरीका यह है कि हमें इनके इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी हो। जैसे कि हमें गिवन है कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट है और कॉपर का +0.34 वोल्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कम है और कॉपर का अधिक है। ऐसी अवस्था में भी हम ये पता कर सकते हैं यदि किसी का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है तो वह अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाले धातु को उसके लवण से आसानी से विस्थापित कर देता है। और तीसरा तरीका जो कैलकुलेटिव तरीका होता है वो होता है कि हम उसका ईएमएफ की गणना करें। और सेल का ईएमएफ गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यदि इस ई सेल की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू ईएमएफ का मान पॉजिटिव होता है, जब हम इसका मान रखेंगे अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अभिक्रिया हमारी कैसी होती है? पॉसिबल होती है, माने अभिक्रिया हो सकती है। यदि हमारी ये क्रिया में माइनस में वैल्यू आएगी तो ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। तो इसमें मान रख के देखते हैं। पहले हम ये पता करें कहाँ कैथोड होगा कहाँ एनोड। जैसे कि इक्वेशन से हमें पता चल रहा है जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है जिंक आयन में, तो वहां हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है, वहां हो रहा है रिडक्शन। तो जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, उसे हम कहते हैं कैथोड। तो हमें यहाँ पर कैथोड में से एनोड की वैल्यू घटानी है। देखते हैं हम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। ई सेल अगर हम निकालते हैं तो ई कैथोड, कैथोड चूंकि हमारा कॉपर है और कॉपर की वैल्यू गिवन है 0.34 माइनस हम एनोड की वैल्यू घटाएंगे ई एनोड और एनोड की वैल्यू है -0.76। यहां हमने वैल्यू रखी +0.34, ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा 0.76, ये वोल्ट हो जाएगा हमारा। प्लस कर देते हैं 6 4 0 7 3 10 और 1 हमारा कैरी था 1.1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आ गई है? पॉजिटिव। तो इससे पता लगता है कि इस इक्वेशन को ये जो हमारी सेल रिएक्शन है वो आसानी से पॉसिबल है। माने जिंक जो है वो कॉपर को उसके सॉल्ट से इजीली रिप्लेस कर सकता है, अर्थात ये रिएक्शन कैसी है? पॉसिबल। तो यदि याद रखेंगे यदि ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, माने हो जाएगी, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो रिएक्शन इम्पॉसिबल होगी, अर्थात वो रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको बहुत इजी ये तरीका है। 3 तरीके हमने आपको बताए कि हम ई सेल का कैलकुलेट कर लेते हैं, ई सेल कैलकुलेट करके यदि पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन हमारी पॉसिबल होती है। या हम देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। जो वैल्यू ज्यादा होती है उसका सॉल्ट आसानी से कम वैल्यू वाली मेटल से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है उसके मेटल को। दूसरा हम ये भी देख लेते हैं किस जगह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारे धातु की स्थिति क्या है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे। हम एक ये छोटा सा आपको हमने तरीका बताया कैसे हम ये पता करें कि इक्वेशन कैसे हमारी होती है या नहीं, माने पॉसिबल है या नहीं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।